प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज आप लोग के सामने हम लेकर के आए हैं ज्यामिति का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसके पहले, इस बिंदु को बताने के पहले हम ये बता दें कि जो लाइव को देख रहे हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बच्चे जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आएगा वो घंटी को अवश्य बजा देंगे, ताकि धर्मेंद्र सर का जितने सारे वीडियो आने वाला है वो सारे वीडियो आपके सामने हमेशा पहुंचते रहे और आप घर बैठे बैठे मैट्रिक बोर्ड की तैयारी आसानी पूर्वक से करके मैट्रिक बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए बच्चे, अब हम लोग चलते हैं ज्यामिति के तत्व में। सबसे पहला तत्व है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स एक गणितज्ञ थे। इन्होंने एक प्रमेय को सिद्ध किया। ठीक इसके पूर्व के वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी दी गई थी। पाइथागोरस भी एक गणितज्ञ थे, ठीक उसी प्रकार से थेल्स भी एक गणितज्ञ थे। इन्होंने एक प्रमेय दिया, और वो प्रमेय क्या है? तो वो प्रमेय एक त्रिभुज पर आधारित है। ये त्रिभुज का नाम ABC है। इस त्रिभुज में एक भुजा लिया गया है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। एक रेखा ऐसी खींची गई है जो शेष दो भुजा बचा, ये दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। कभी कभी तो लिख देते हैं कि थेल्स प्रमेय को लिखें। तो थेल्स प्रमेय को लिखने के लिए कहेंगे बच्चे, तो जान लें कि यही थेल्स प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय के कथनानुसार यहाँ पे देख लेंगे, एक फिगर बना। यदि किसी त्रिभुज में, तो फिगर बनाया गया एक त्रिभुज का, देख लेंगे बच्चे। एक त्रिभुज का फिगर बनाए हैं, फिगर बन गया। एक फिगर का नाम है ABC। एक फिगर बनाया गया, इसमें एक भुजा लिए BC के समांतर एक रेखा खींचा गया जिसका नाम है D, और ये ऐसा खींचा गया कि जो शेष बचे भुजाएं, एक AB था और दूसरा AC था, इसको D बिंदु और E बिंदु पर काट दिया, और ऐसा काटा कि वहां से अनुपात जो हुए वो अनुपात समान हुए। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ऐसा काटा। यही है थेल्स प्रमेय। और अगर ऐसा चित्र मैथ में आ गया तो एकदम आप लगाइएगा थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय के कथनानुसार हम ऐसे लिख सकते हैं। देखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगाया गया त्रिभुज ABC में। ABC में देखा गया तो क्या देखें? DE के समांतर BC, वही लिखा हुआ है। DE समांतर कौन है बच्चे? तो BC है। और जब थेल्स प्रमेय में DE समांतर BC है तो हम ऐसे लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC। देख लेंगे कैसे लिखेंगे। यहाँ AD बटा DB बराबर AE बटा EC। कोई जरूरी नहीं है कि जैसा प्रश्न दिया हुआ रहेगा वैसा काम करेंगे। अगर बच्चे मान लो कि प्रश्न में दिए हुए हैं AB और उस तरफ दिए हुए हैं AC का वैल्यू, तो आप लोग जान लें, आप लोग जान रहे हैं कि जैसे प्रश्न दिया हुआ रहेगा वैसे आप लोग कार्य करिएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AB बटा उपरला AD बराबर AC बटा उपरला AE। कहने का अर्थ हुआ, अगर हम इस तरफ जिस रूप में लिख लेंगे तो उस तरफ ही वही रूप में लेंगे। ठीक उसी प्रकार से सेकंड में देख लेंगे, AD बटा AB, AD उपरला छोटका लिया गया बटा AB बराबर, तो ठीक उसी प्रकार से लेंगे उपरला छोटका और फिर लेंगे बड़का, तो ऊपर का छोटका हो गया AE बटा EC। देख लो वही लिखा हुआ है कि नहीं, AD बटा AB
बराबर ए बटा ई सी। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में देख लेंगे ए डी बटा ए बी। चित्र को गौर करेंगे, ए डी बटा ए बी यानी कि ऊपरला छोटका बटा बड़का बराबर, तो ठीक उसी प्रकार से लेंगे उधर ऊपरला छोटका ए बटा बड़का ए सी, है कि नहीं, ए बटा ए सी, है ना, बराबर इसको भी हम लिख सकते हैं डी बटा बी सी। कहां से ये सब आया बच्चे, तो ये सब आया थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कब लागू होगा, तो एक त्रिभुज दिया हुआ रहेगा और उस त्रिभुज में भुजा बीसी के समानांतर डी रेखा खींचा जाएगा, तब थेल्स प्रमेय लगाएंगे। और थेल्स प्रमेय जब लगाएंगे तो ऐसे हम उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करके मैथ बना सकते हैं। अगर बच्चे मान ले कि एडी भुजा दिया हुआ है 2 और डीबी भुजा दिया हुआ है 4, ए भुजा नहीं दिया हुआ, इसका मान निकालना है, और ये भुजा दिया हुआ है 6, तो तुरंत हम लगाएंगे ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, यानी कि हम लिख देंगे ए डी है 2 और ये है 4, तो 2 बटा 4 बराबर ए एक्स है और ई सी 6 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 में x थे तो हो जाएगा 4x, 4x हो गया, 6 दूनी 12, जब कैंसिल करेंगे तो चरती 12x का मान 3 निकल जाए। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चे जान लें कि जितने मैथ आएंगे इस फिगर से, तो इस प्रकार से हम लोग तैयार करेंगे। अगले जो वीडियो बनाया जाएगा वो वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज से ही चलेंगे और एक्सरसाइज से ही एक एक प्रश्न को लेकर के एकदम अच्छी तरीका से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये हो गया। अब एक नोट में पॉइंट जान लें। नोट में पॉइंट क्या है बच्चे, यदि बिंदु डी तथा ई, बिंदु डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु हो। अगर प्रश्न में लिख दिया, क्या लिख दिया कि ये बिंदु डी जो दिए हुए हैं, ये यहाँ पे डी देख रहे हैं ना, और यहाँ पे ई देख रहे हैं ना, ये बिंदु डी और ई एकदम पहले ही कह दिया कि ए बी भुजा और ए सी भुजा के एकदम मध्य में है ना। जब ऐसा रहे तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जानेंगे, देखेंगे सारे स्टूडेंट, यदि बिंदु डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु हो, तो अगर निकालने के लिए कहे ये डी भुजा निकालने के लिए कहे, तो जान ले कि ये डी भुजा बीसी की आधी होती है। कब, जब बिंदु डी और ई भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु रहेगा तब। इस पर अगर हम एक प्रश्न ले लेते हैं, मान लो कि डी और ई बिंदु रेखा ए बी और रेखा ए सी का मध्य बिंदु है। अगर ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और पूछेगा कि डी भुजा निकाले, तो हम लोग जान रहे हैं कि मध्य बिंदु है तो डी भुजा बीसी की आधी होती है, तो बीसी दिल है 6, तो 6 की आधी हो गई 3, तो डी निकल गया 3 और तुरंत आंसर होगा, तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तुम आसानी पूर्वक से बना दोगे। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं। थेल्स प्रमेय है तो थेल्स प्रमेय का विलोम भी होता है। विलोम मतलब उल्टा। अब हम लोग जाने थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। सेकंड पॉइंट में थेल्स प्रमेय का विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, वो विलोम है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, जिसे थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। तो आइए बच्चे, थेल्स प्रमेय के विलोम है क्या, वही चीज लिखा हुआ है। यदि कोई रेखा देख लो, रेखा सब लोग ने इसको देखा, रेखा का नाम है डी। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी की 2 भुजाओं कौन है, तो एक भुजा ए बी और दूसरा भुजा ए सी को समान अनुपात में, अनुपात कहने का मतलब बराबर अनुपात, यानी कि ए डी जितना है उतना
BD है, इधर AE जितना है उतना EC है, समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा माने कौन रेखा? D। वह रेखा तीसरी भुजा माने कौन भुजा? BC भुजा। वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसे थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम के कथनानुसार यही प्राप्त होती है। क्या? देख लो, ये तो बता दिया है AD बटा कितना DB बराबर AE बटा कितना AC। जब ऐसा होता है तो ये वाला भुजा D और ये वाला भुजा BC दोनों समांतर होते हैं। यहाँ पे D समांतर BC कब होते हैं? तो जब समानुपात में दिया हुआ रहता है तब ये दोनों भुजाएं समांतर होते हैं। ठीक, ये है थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके बाद अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या है कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है, हम एक त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज ले रहे हैं ABC। कौन त्रिभुज लिए? ABC। और ABC त्रिभुज के में 3 कोण हो गए, एक कोण A, एक कोण B और एक कोण C। अगर कोई कोण को रेखा उसको एकदम समद्विभाजित कर दे, यानी कि उस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे, या तो होता क्या है ना, ये यहां से एक रेखा AD जो इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, या ऐसे दिया हुआ रहे, यहाँ AD कोण A का समद्विभाजक है, माने कि AD जो है, यहाँ AD जो भुजा है, AD भुजा जो कोण A को समद्विभाजक है, अगर कोण A को समद्विभाजक है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? तो देख लेंगे, यहाँ ये वाला भुजा BD बटा इधर वाला भुजा CD, BD बटा CD बराबर इधर वाला भुजा AB बटा AC। कब लिखेंगे बच्चों? जब कोण A का या कोई कोण, त्रिभुज के कोई कोण को कोई रेखा समद्विभाजक होता है। अगर मान लो कि ये भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये भुजा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और DC दिया हुआ है मान लो 1 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और मान निकालना x का, और दे दिया है कि ये कोण का समद्विभाजक है, तो तुरंत लगाएंगे BD बटा CD, यानी कि लिखेंगे BD बटा CD। BD का वैल्यू 3 है, CD का वैल्यू x है, बराबर AB का वैल्यू 6 है और AC का वैल्यू 2 है। कैंसिल करेंगे, 2 3 6 और 3 से 3 कैंसिल, सब कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1। इस प्रकार से आसानी पूर्वक से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका विपरीत भी सत्य है। विपरीत में क्या होता है कि अगर CD बटा BD बराबर AC बटा AB, जान ले बच्चों, अगर CD लेंगे, पहले CD से शुरू किए, CD बटा लिखे BD, तो बराबर देख करके लिखेंगे वही उधर ही त्रिभुज वाला भुजा AC बटा AB, है ना। ये सत्य है। जब ऐसा है, अगर इतना दिया हुआ है BD बटा CD बराबर AB बटा AC, तो कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एक कोण का नाम है कोण BAD बराबर ये वाला कोण का नाम है CAD, बराबर होते हैं। ये कब रहेगा? जब कोण समद्विभाजक होता है तब। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे मिलेगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो समलंब चतुर्भुज का यहाँ पे फिगर बना हुआ है, देख लेंगे बच्चे। यही समलंब चतुर्भुज है का फिगर बना गया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस समलंब चतुर्भुज में A से C को मिला दिया गया है और B से D को मिला दिया गया है। जब मिलाया गया विकर्ण को तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया है, वो बिंदु है O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर। जब ऐसा फिगर बना हुआ रहे तब उसी को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। और जब ऐसा फिगर रहे और तो हम इस प्रकार से उसको हम लागू कर सकते हैं। पहला पॉइंट जान ले, यदि
ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये विकर्ण वाला ए ओ बटा सी ओ बराबर ये विकर्ण वाला बी डी विकर्ण वाला इधर बी ओ बटा डी ओ। देखो है कि नहीं? कब ऐसे लिखेंगे? जब समलंब चतुर्भुज रहेगा तब ऐसे लिखेंगे। ये पहले एसी विकर्ण को देख लो, ए ओ बटा सी ओ, बी डी विकर्ण को देखो बराबर बी ओ बटा डी ओ लिखा हुआ है। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट इसका विपरीत भी है, विपरीत है। इसका विपरीत, यदि किसी चतुर्भुज की एक दूसरे को इस रूप से प्रतिच्छेद करे, ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ के अनुपात में विभाजित करती है। अगर समलंब चतुर्भुज है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर समलंब चतुर्भुज है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। यही है समलंब चतुर्भुज हो। ठीक है, हम फिर से पढ़ देते हैं। इसका विपरीत, यदि किसी चतुर्भुज एक दूसरे को एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा डीओ के अनुपात में विभाजित करे तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक इसी प्रकार से समलंब की सेवा समाप्त हुई। अगर समलंब से मैथ रहे तो एकदम एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा डीओ करोगे, आसानी पूर्वक से मैथ बन जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं समरूप और समरूपता में, जो कि ज्यामिति का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये जानेंगे। ये तो थोड़ा सा यहाँ पे इस वीडियो में दिखाया जाएगा, और अगले जो वीडियो बनेंगे उसमें एक्सप्लेन करके और अवशेष बचे हुए रहेंगे समरूप और समरूपता, जिसकी जानकारी दी जाएगी। तो आए बच्चे, आओ बच्चे जाने। दो त्रिभुज समरूप, हम दो त्रिभुज लिए। समरूपता तब होती है, इसके लिए संख्या किसी भी चीज का होना चाहिए दो। चाहे वृत्त है तो वृत्तों की संख्या रहेगा दो, त्रिभुज है तो त्रिभुजों की संख्या रहेगा दो, गोला है तो गोलों की संख्या रहेगा दो, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुजों की संख्या रहेगा दो। आओ हम लोग दो त्रिभुज बनाए, देखेंगे। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। कोई प्रश्न पूछेगा कि जब बच्चे दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो जान ले, दो त्रिभुज समरूप जब होते हैं तब उनके संगत भुजाएं अनुपात में होते हैं और उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो यहां पे जान ले, यदि ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज है समरूप, ये समरूप का निशान है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो। अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर प्रश्न में लिखा हुआ है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, जब दो त्रिभुज समरूप है तो पहला पॉइंट क्या होता है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कहने का मतलब जो दोनों त्रिभुज है, पहल का त्रिभुज के ऊपर वाला कोण तो दूसर का त्रिभुज के ऊपर वाला, पहल का त्रिभुज के दाएं तरफ वाला कोण तो दूसर का त्रिभुज के दाएं तरफ, पहल का के बाएं तो दूसर का के भी बाएं, ये हुआ समरूप। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे। पहला पॉइंट में संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात क्या हुआ, ये त्रिभुज का ऊपर वाला कोण क्या है, तो कोण ए है, तो उस त्रिभुज में जाएंगे तो ऊपर वाला ही कोण लेंगे तब संगत होगा। ऊपर वाला कोण कौन आ गया, डी, तो कोण ए के बराबर होंगे डी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोण ए बराबर कोण डी। अभी आएंगे कोण बी, इस तरफ का कोण है ये त्रिभुज में, तो वो त्रिभुज में भी जाएंगे तो इस तरफ कर लेंगे कोण, तो कोण बी बराबर कौन को हो गए, कोण ई। देख लेंगे कोण बी बराबर कोण ई लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से उस तरफ वाला ये त्रिभुज में लेंगे कोण सी, तो उधर आ गया कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ। कब होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब। और इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट में उनके संगत भुजाएं समानुपाती के साथ साथ बराबर भी होते हैं। तो देखेंगे सेकंड पॉइंट, एवं संगत भुजाएं अनुपातिक, जिसको समानुपातिक भी कहा जाता है, होता है। संगत भुजा कहने का मतलब वही हुआ, अगर पहला त्रिभुज के आधार लिए तो बराबर करेंगे, दूसरा त्रिभुज का भी आधार लेंगे। पहला त्रिभुज के इस तरफ वाले भुजा लेंगे तो दूसरा त्रिभुज के भी इस तरफ वाले लेंगे भुजा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखेंगे गौर से, फिर देखेंगे पुनः संगत भुजा। हम लेते हैं संगत भुजा में ए बी वाले को, कौन भुजा, ए बी, तो ए बी का संगत भुजा उस तरफ देखेंगे, ये संगत हुआ, इसका नाम क्या हुआ डी, तो लिखेंगे ए ई बटा
डी। और ठीक इसी प्रकार से ये देखेंगे बीसी भुजा, ये है बीसी भुजा, निचला वाला भुजा, तो उसमें भी नीचे वाला लेंगे बीसी बट्टा ये, देखो है ना बीसी बट्टा ये। ठीक इसी प्रकार से इस तरह वाला भुजा एसी है, बराबर इधर लेंगे डी एफ, एसी बट्टा डी एफ। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जब दो त्रिभुज समरूप रहेंगे, तब ऐसा करके हम किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं को मान आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चे कि दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में एकदम जरूर क्वेश्चन आता है इससे, और एकदम जान ले कि 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम जरूर आएगा, ये जो है 6 नंबर पॉइंट से, है ना। अब जाने ये क्या है से, दो त्रिभुज समरूप, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कितने त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के वर्ग, है ना, संगत भुजा रहे या संगत ऊंचाई रहे या संगत कुछ भी रहे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेंगे। दो त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, किसका अनुपात करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात कहने का मतलब ये पहले का त्रिभुज ए बी सी बटा दूसरा का त्रिभुज डी ई एफ बटा में आ गया, अनुपात हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात, और किसका, संगत ऊंचाई का अनुपात, और किसका, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के कौची, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कब, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब। और इसके साथ साथ अगर दो त्रिभुज समरूप है, असमरूप के बाद अगर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को करेंगे अनुपात में, तो उनके जितने संगत भुजा होंगे वो संगत भुजा पर वर्ग चढ़ करके अनुपात में हो जाते हैं। भुजा के साथ साथ माध्यिका हो जाते हैं, भुजा के साथ साथ ऊंचाई होते हैं, सब पर वर्ग चढ़ेगा, संगत भुजा पर वर्ग चढ़ेगा और अनुपात में हो जाएगा। देख लेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं, ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी, है ना। इसका लिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, ए आर से होता है एरिया, त्रिभुज एरिया, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और एक और त्रिभुज था जिसका नाम था डी ई एफ, इसको भी लेते हैं एरिया, त्रिभुज डी ई एफ, और दोनों को कर दिए, दोनों के क्षेत्रफल को कर दिए अनुपात, अनुपात मैंने बटा भागा में कर दिए। जब ऐसा कब करते हैं, ऐसा करते हैं तो कोई भी संगत भुजा जिसका मान निकालना रहे उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि अनुपात वर्ग करके उनके अनुपात में हम लिख सकते हैं और उस भुजा को आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये ए बी पर वर्ग चढ़ाएंगे ए बी स्क्वायर, तो इसका संगत भुजा इस तरफ वाला कौन होगा, वो त्रिभुज में डी, तो डी स्क्वायर। यहाँ पे देख लेंगे, गौर से लिखा हुआ है कि नहीं, ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज में लिए नीचे वाला बी सी, तो बी सी पर करेंगे स्क्वायर, वर्ग करेंगे। इसके संगत भुजा वो त्रिभुज में ई एफ, तो उस पर भी वर्ग करेंगे, यानी कि हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भुजा लेंगे ए सी, तो ए सी पर वर्ग करेंगे, तो इसका संगत भुजा हो जाएगा डी, तो डी पर वर्ग करेंगे। तो देखो ये चीज लिखा हुआ है, ए सी स्क्वायर बटा डी, ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर बराबर ये हुआ। अगर ऊंचाई, अगर यहाँ ऊंचाई दिया हुआ रहे, इसको ऊंचाई को हम मानते हैं h1, और ये अगर ऊंचाई दिया हुआ है इसको हम मानते हैं h2, तो इस प्रकार से भी हो सकता है, ऊंचाई का स्क्वायर बटा पहलका के ऊंचाई का स्क्वायर बटा दूसरका के ऊंचाई का स्क्वायर, दोनों का अनुपात में हो गया। अगर दोनों का माध्यिका दिया हुआ है तो पहलका के माध्यिका का स्क्वायर बटा दूसरका के माध्यिका का स्क्वायर। ऐसा कब होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं और इसके साथ साथ उनके क्षेत्रफलों को, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को अनुपात में किया जाता है, तब ये प्रक्रिया करते हैं। जैसे हम एक प्रश्न ले लेते हैं, है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो कि ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मानते हैं कि
ABC का क्षेत्रफल है 16 वर्ग मीटर और ADEF का क्षेत्रफल है मान लेते हैं 4 वर्ग मीटर और BC भुजा दिया हुआ है, BC भुजा 2 दिया हुआ है, तो EF भुजा का मान निकालना है। BC भुजा 2 दिया हुआ है तो EF का मान निकालना है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल को करते हैं अनुपात। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ABC बटा अनुपात कर रहे हैं, ये त्रिभुज लेंगे एरिया त्रिभुज DEF अनुपात में कर दी। अब हमको जो जरूरत है जिसका मान निकालना है, तो यहाँ मान निकालना है EF का, तो इसके संगत भुजा ही लेंगे। तो इनके संगत भुजा कौन है? BC। तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC स्क्वायर बटा इसके संगत भुजा EF स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखेंगे सबका वैल्यू पुट करेंगे। एरिया त्रिभुज ABC का वैल्यू, तो त्रिभुज ABC का एरिया दिया हुआ है 16 और त्रिभुज इसका एरिया दिया हुआ है 4 और इसका भुजा 2 दिल है और इसका भुजा 2 पर स्क्वायर दे दिए और EF का स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। इधर देखेंगे 16 है और ये है, लिख दिए 16 बटा 4। ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, इधर हो गए EF का स्क्वायर। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16 में EF स्क्वायर से, तो 16 EF स्क्वायर हो गया और 4 चौके 16, इधर 16 हो गए, 16 से 16 कैंसिल हो गया एक बार में, तो इधर बच गया क्या? इधर बच गए EF स्क्वायर बराबर 1। ये तो EF स्क्वायर उधर गया तो 1 पर रूट चढ़ गया और 1 का प्यारे बच्चों 1 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी कि EF भुजा आसानी पूर्वक से निकल गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि या मीटर में दिया हुआ तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में मीटर में यहाँ प्रश्न है, तो 1 मीटर EF भुजा निकल गया आसानी पूर्वक से। नो प्रॉब्लम। तो जान ले बच्चों, ये जो है एकदम बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, इसलिए इसको एकदम 1 से लेकर के 6 पॉइंट है जो सही तरीके से अध्ययन करके और अपनी कॉपी में लिख लेना है। और जो समस्या आएगा ये अपना चैनल के माध्यम से मैसेज इस पर करेंगे, हम उस समस्या को आसानी पूर्वक से फराटेदार जवाब के साथ आपकी हर एक समस्या को समाधान किया जाएगा। अब आगे जो बचा इस समरूप से जो अभी महत्वपूर्ण बिंदु है जो अगले वीडियो में बताया जाएगा, और इसके साथ साथ अगला जो अध्याय चलेगी वो प्रश्नावली से चलेगी और NCERT के प्रश्नावली को एक एक प्रश्न को लिख करके एकदम बिंदुवार उसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, हल किया जाएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अंतिम में हम एक बार और कहते हैं कि जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आने वाले वीडियो आपके सामने पहुंचता रहे और आप घर बैठे बैठे पढ़ाई करके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाकर अपनी प्रबलता अपना जो बुद्धिमत्ता है बुद्धिमत्ता को परिवार को आगे की ओर बढ़ाते रहे। ठीक है बच्चे, आज का वीडियो बस इसी समय तक। नमस्कार।